हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूं हमारी 11th-12th की सीनियर सेकेंडरी लेवल तक की केमिस्ट्री का, जो हमारे लैब असिस्टेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपका स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन क्लास में। और अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो इसको शेयर करते जाइए, है ना, और लाइक करते चाहिए। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को वो सब्सक्राइब करते हुए चलिए, है ना। तो आज हम कवर कर रहे हैं रसायन विज्ञान को। रसायन विज्ञान एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट लेता है हमारे जो लेब असिस्टेंट वाले एग्जाम ले लो, तो या फिर हाई जो सेकेंडरी लेवल की, जहां पे भी सीनियर सेकेंडरी लेवल की जहां पे भी आप केमिस्ट्री की बात आती है वहां पे, तो उसी ब्रांच में हम ये स्टार्ट कर रहे हैं रसायन विज्ञान। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का इंग्लिश वर्ड होता है केमिस्ट्री या केमिकल साइंस। अब लोग कि केमिस्ट्री होती क्या है ना, केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? तो केमिस्ट्री क्या होती है, ऐसा बताया जाता है कि मिस्र के अंदर बहने वाली नील नदी के आसपास का क्षेत्र, जहां पे कुछ एक विशेष प्रकार की मिट्टी पाई गई और उस मिट्टी में बहुत प्रकार की क्या थे, केमिकल्स थे, है ना। वो और मिट्टियों से थोड़ी क्या थी, अलग थी। और उस मिट्टी को साइंटिस्टों ने, वहां के लोकल साइंटिस्टों ने क्या नाम दे दिया, वहां पे उस मिट्टी को नाम दे दिया कीमिया। क्या नाम दे दिया? कीमिया। और उस कीमिया का मतलब होता है, वो होता है केमिकल्स, यानी रसायन। और केमिस्ट्री का मतलब होता है, केमिस्ट्री भी एक लैटिन वर्ड है। केमिस्ट्री का मतलब होता है स्टडी ऑफ केमिकल्स। रसायनों का अध्ययन। अभी तो हम जनरली फॉर्म में याद रखते हैं कि रसायनों का अध्ययन क्या कहलाता है, केमिस्ट्री, लेकिन पूरी केमिस्ट्री में थोड़ी ना रसायनों का अध्ययन करते हैं। नहीं, किसी भी पदार्थ की या किसी भी केमिकल की या किसी भी द्रव्य की या किसी भी ठोस की भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में होने वाले दरों को या होने वाले परिवर्तनों को जिस शाखा में पढ़ा जाता है, वो कौन सी शाखा आपकी? रसायन विज्ञान है। यानी कि विज्ञान की जिस शाखा में रसायनों का अध्ययन होता ही होता है, जबकि पदार्थों के भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों को भी पढ़ा जाता है, वो सारे के सारे जो परिवर्तन है वो जिस भी शाखा में पढ़े जाएंगे, वो शाखा कौन सी होगी आपकी? रसायन विज्ञान होगी, या केमिकल साइंस बोल दो, या केमिस्ट्री होगी। समझ में आ गई बात? चलो आ गई सर। आप देखो, इस केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमने एक वर्ड यूज में लिया है केमिकल्स, और इसके बाद में मैंने एक वर्ड यूज में लिया पदार्थ। तो आपने कभी सोचा पदार्थ किससे बना है? ये जो मेरे हाथ में पेन है, ये किससे बना है? ये बहुत से छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अब वो कण है, वो और ज्यादा न टूटे, उस एंड तक अगर उस कण को पहुंचा दे तो वो कण बन जाता है परमाणु। क्या बन जाता है? परमाणु। तो कोई भी पदार्थ है वो किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से मिलकर बना होता है। जैसे बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं कि मानव शरीर है, वो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? उसकी सबसे छोटी इकाई होती है, वो होती है कोशिका। वैसे ही अगर हम किसी भी भौतिक पदार्थ की बात करें, तो वो भौतिक पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? परमाणु होती है, जो अविभाज्य होती है ना। तो हम स्टार्ट यहां से पदार्थ से न करके परमाणु से कर दें भाई, सबसे बेसिक इकाई पढ़ते हैं भाई। मानव शरीर को पढ़ने से पहले कोशिका पढ़ते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे परमाणु को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप आज हमारा टॉपिक होगा, वो होगा परमाणु की संरचना। क्या होगी? परमाणु संरचना। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो परमाणु संरचना क्या कहलाती है। परमाणु संरचना का क्या मतलब है? दो वर्ड है इसमें, परमाणु और संरचना। परमाणु की संरचना, परमाणु जिससे बना है वही क्या है? परमाणु संरचना। अरे समझ में आ रही है मेरी बात? यानी परमाणु जिस भी चीजों से मिलकर बना होता है वो क्या कहलाती है भाई? जो भी चीजें मिलकर परमाणु का एक डायग्राम बनाते हैं, एक मॉडल बनाते हैं, उस परमाणु मॉडल को क्या बोलते हैं? परमाणु संरचना। ठीक है सर। हमारे एक साइंटिस्ट हुए हैं महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने सर्वप्रथम परमाणु के बारे में बताया था।
सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किसने किया था? महर्षि कणाद ने किया था। लेकिन वही बात है, हमारे वाले संस्कृत में लिखते थे और संस्कृत उस टाइम किसी को समझ में आती नहीं थी हमारे अलावा। ठीक है, तो उनका ये स्टेटमेंट है, ये दरा का दरा रह गया, किताबों में ही रह गया। तो उसके बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं और उनका नाम है डोल्टन। कौन आते हैं? सर डोल्टन ने बताया कि कोई भी कण है ना, कोई भी कण है या कोई भी पदार्थ है, वो एक अविभाज्य कण से मिलकर बना होता है। अविभाज्य कण से मिलकर बना होता है। ठीक है, और उस कण को इन्होंने नाम दे दिया परमाणु। ठीक है, क्या नाम दे दिया? एटम। क्या नाम दे दिया? एटम। तो डोल्टन ने क्या बताया? 1911 के अंदर डोल्टन बताता है कि परमाणु एक अविभाज्य कण होता है जिसको और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। समझ में आ गई क्या बात? अरे आई कि नहीं आई? तो पदार्थ एक अविभाज्य कण से मिलकर बना होता है जो परमाणु कहलाता है। अब परमाणु की खोज का श्रेय किसको जाएगा? वैसे तो महर्षि जी को जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने संस्कृत में लिख दिया, तो इसका जो श्रेय जाता है, तो परमाणु की खोज का श्रेय किसको जाता है? इस डोल्टन भाई साहब को जाता है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि परमाणु की खोज किसने की? डोल्टन ने की। आई की बात समझ में? अरे डिस्कवरी ऑफ एटम डोल्टन द्वारा की गई थी। ठीक है, परिभाषा क्या होती है? पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ एक सूक्ष्मतम कणों से बना होता है, एक अविभाज्य सूक्ष्मतम कण से बना होता है, जिसको हम परमाणु बोलते हैं। यहां तक किसी को डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, फिर थोड़ी थोड़ी आगे रिसर्च होने लगी, और रिसर्च होने लगी तो सर थॉमस आते हैं। कौन आते हैं? सर थॉमस आते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ी सी आपको 2-3 पॉइंट बता देता हूं जो आपके लगते भी हैं। कुछ और रिसर्च हुई और रिसर्च से पता चला कि परमाणु में कुछ अपरमाणु कण भी पाए जाते हैं। कौन से कण पाए जाते हैं? अपरमाणु कण पाए जाते हैं, जिनको न्यूक्लियोस पाए जाते हैं। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोस बोला जाता है। ठीक है, कुछ अपरमाणु क्या पाए जाते हैं? कण पाए जाते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं आपके प्रोटॉन, वो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, और वो होते हैं आपके न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन को इंग्लिश में प्रोटॉन ही बोलते हैं, इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं, और न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन ही बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? तो 3 परमाणु कण और खोजे गए, जिनको अपरमाणु कण बोले जाते हैं या न्यूक्लियोस बोला जाता है, और ये क्या होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो पहले तो डोल्टन ने ये बता दिया कि यह अविभाज्य कण होता है। फिर उसके अंदर कुछ और कण खोजे गए, जैसे कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है, लेकिन उसके अंदर भी क्या होते हैं? कोशिका अंग होते हैं। वैसे यहाँ पे परमाणु भी सबसे छोटा इकाई होता है, लेकिन उसके अंदर भी क्या होते हैं? छोटे छोटे अंग होते हैं उसके, जिसको अपरमाणु कण बोला जाता है। हाँ, तो वो कौन कौन से हो गए? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब हमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ना है। समझ में आ रही है मेरी बात? चलो, पहली हेडिंग आप लगाएंगे, वो लगाएंगे इलेक्ट्रॉन। पहली हेडिंग क्या लगाएंगे? इलेक्ट्रॉन। देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे टॉमसन को दिया जाता है। थॉमसन सर आए, उन्होंने बताया कि
भाई परमाणु होता है ना, परमाणु, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उन पे आवेश कैसा होता है, ऋणावेश होता है। तो इसकी जो खोज का श्रेय वो किसको दिया जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे परमाणु, इसकी खोज है वो किसने की थी, डिस्कवरी वो किसने कर दी, जे थॉमसन, है ना, जे थॉमसन भी मिल जाएगा, कहीं पे आपको टॉमसन भी मिलेगा, ठीक है। तो पर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने कर दी। अब बोले कि इसका जो आपको हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, ठीक है। इसका जो द्रव्य सॉरी जो इसका जो आवेश होता है वो कैसा होता है, इसका जो चार्ज होता है, ठीक है, वो चार्ज क्या होता है, ऋण आवेश होता है। कैसा होता है, नेगेटिव चार्जेज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है कौन, इलेक्ट्रॉन। समझ में आया कि नहीं आया। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने की, जे थॉमसन ने कर दी। उसके बाद में इस पे आवेश कैसा बताया उसने, बोले इसमें ऋणावेश होता है, बिल्कुल सही है सर। फिर देखो इधर लिखते हैं, इसी को आगे लिखेंगे कि इसका जो आवेश मान है ना, चार्ज वैल्यू कितनी है भाई इसकी, इसके आवेश का मान कितना होगा, तो आप बता देंगे 1, एक सेकंड रुकना भैया। हाँ जी, इस पे आवेश का मान कितना होता है, तो इसने बताया कि इस पे आवेश का मान होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होगा भाई, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होगा, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कई कई बुक्स में 1.6 ही लिखा होता है, तो इस पे आप 1.6 ही लिख लेंगे, ठीक है, या फिर 1.60 लिखा होता है ना, 1.60 भी लिखा होता है, 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। अब इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो जो आपका जो मास है, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। कितना होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। अगर इसको आप ग्राम में लिखोगे, अगर इसको ग्राम में लिखा हुआ मिल जाए तो आप करोगे 9.1 इंटू 10⁻27 ग्राम, सॉरी 29 आ जाएगा समझ में, अरे आएगा ही नहीं आएगा, आ जाएगा क्या, चलो ठीक है, कितना हो जाएगा ग्राम में 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। और अगर किलोग्राम में करोगे तो क्यों किया भैया ऐसा, देखो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम का मतलब होता है 1 किलो बराबर कितना होता है 1000 ग्राम। 1 किलो बराबर कितना होता है 1000 ग्राम। तो हम इसको यहां पे रखेंगे तो 9.1 इंटू 10⁻31 गुणा किलो की जगह क्या आ जाएगा 1000 ग्राम। 3 बिंदु यहां पे है, ये क्या हो जाएंगे इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो 9.1 इंटू 10⁻31 गुणा 10⁻+3 ग्राम, और कितना आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 + 3 ग्राम। तो कितना हो जाएगा इसका 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि 9.1 इंटू 10⁻28
28 ग्राम क्या होता है, ग्राम में द्रव्यमान होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। और किलोग्राम में कितना हो जाएगा, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अरे समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सर। चलो आगे देखते हैं, दूसरी हेडिंग लगाएंगे आप क्या, चलो लिख दो फटाफट, नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं फिर। दूसरा अपना पॉइंट है वो है प्रोटॉन। दूसरा क्या है अपना, प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज की थी, वो की थी आपके गोल्डस्टीन ने। सर गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की, प्रोटॉन की, तो उसकी खोज के बारे में लिख देंगे। ये प्रोटॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, तो बता देंगे आप किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। अब होता क्या है, कई बार गोल्डस्टीन आंसर न मिलके एक अदर ऑप्शन मिलता है और उसका नाम है रदरफोर्ड। क्या ऑप्शन मिलता है, रदरफोर्ड। तो आपको अगर दोनों ऑप्शन मिले तो गोल्डस्टीन करना है, गोल्डस्टीन मिले तो गोल्डस्टीन करना ही करना है। अगर आपको गोल्डस्टीन ऑप्शन नहीं मिले, रदरफोर्ड अकेला मिले, तो रदरफोर्ड करके आना। ठीक है, वैसे इसके जो जेनवन जो आपके क्या है खोज करता वो कौन है, गोल्डस्टीन ही है, तो आपको गोल्डस्टीन ही याद रखना है। ठीक है, अब बात करें इस पे आवेश कैसा होता है सर, तो आप सीधी सी बात आवेश बता दोगे। इस पे चार्ज कैसा होता है, चार्ज सर इस पे धनावेश होता है। कैसा होता है, धनावेश होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है, लिखो इसको फटाफट। हो गया। हाँ, अब बोलो इसका आवेश का मान कितना होता है, आवेश मान कितना होता है, यानी चार्ज वैल्यू कितनी होती है। इसके आवेश का मान होता है वो प्लस के अंदर होता है 1.60 इंटू 10⁻19 कूलम। अच्छा, एक थोड़ा सा और पीछे वाले पेज पे आप कर लेना कि ये ऋणावेश होता है ना, तो इस पे माइनस लगता है ना भाई। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो माइनस में होता है, और प्रोटॉन का जो होता है वो क्या होता है, प्लस में होता है। इसीलिए ये बोला जाता है कि एक परमाणु के अंदर प्रोटॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है, और दोनों समान आवेश में होते हैं लेकिन अपोजिट साइड के होते हैं। इसलिए पूरा परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। भाई पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर हैं, मतलब उदासीन हो गया, इसलिए परमाणु को क्या बोला जाता है, विद्युत उदासीन बोला जाता है। समझ में आ रही है कि बात, इसके आवेश का मान कितना हो गया, ये हो गया। ठीक है सर, लिखो फटाफट लिखो इसको, एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे हम। चलो अब देखें इसका द्रव्यमान। इसका द्रव्यमान यानी इसका मास कितना होता है, इसका मास होता है 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। कितना होता है, 1.6725 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। बोले सर ये इतनी बड़ी डिजिट क्यों याद करवा रहे हो, इसलिए याद करवा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। जैसे हमने वहां पे द्रव्यमान पढ़ा तो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम पढ़ा था, -31 किलोग्राम, मतलब बहुत छोटा हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान ये हो गया। अब बात करते हैं किसकी, इसके धनावेश की बात हो गया। प्रोटॉन होते क्या है, प्रोटॉन होते हैं नाभिक में। इसकी स्थिति लिख दो यहां पे लिखो स्थिति। पोजीशन, प्रोटॉन की जो पोजीशन होती है वो कहां होती है, वो होती है आपके नाभिक में, न्यूक्लियस में। प्रोटॉन कहां पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है। अरे आई की बात समझ में नहीं आई, आ गई सर। चलो अब देखते हैं अगला पॉइंट तीसरा,
और वो है न्यूट्रॉन। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताएंगे कि अभी बताएंगे कि न्यूट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे आवेश कैसा होता है, जल्दी बताएंगे। इसके जो खोजकर्ता थे, इनके खोजकर्ता थे वो कौन थे, जेम्स चैडविक। इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की है, वो की है जेम्स चैडविक ने। ठीक है, अब आवेश बताओ मेरे को, इस पे आवेश कैसा होता है, जल्दी बताओ जल्दी। जल्दी बताओ जल्दी। नहीं पता, चलो। इस पे जो आवेश होता है वो होता है उदासीन होता है, जीरो आवेश होता है। ये कैसा होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है भैया, समझ में आ गई इतनी बात। आगे देखो, अब इस पे आवेश का मान कितना होगा, ये बता दो आप तो, ये भी बता रहा हूं आपको, चार्ज वैल्यू बता दो इसकी। तो वो होती है जीरो। भाई उदासीन मतलब शून्य होगा, आवेश का मान कितना होगा, शून्य होगा, सीधी सी बात है। हाँ, आगे देखो, इसका द्रव्यमान तो होगा ना कुछ, भाई एक कण है तो इसका तो द्रव्यमान होगा। और पदार्थ और कण की परिभाषा यही होती है, ऐसी वस्तु जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान और क्या घेरे, वो जगह घेरे, वो सारे क्या होते हैं, कण या पदार्थ होते हैं। इसका द्रव्यमान होता है, वो होता है 1.6748 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। 2548 का ही अंतर है। ठीक है, 25 और 45 का ही अंतर है, और इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का हो गया। कहने का मतलब न्यूट्रॉन सबसे भारी है। आवेश बंदा जीरो लेके बैठा है, न्यूट्रल बैठा है, लेकिन सबसे भारी है। अब सीधी सी बात है, जो आदमी सबसे मोटा ताजा होगा, सबसे भारी होगा, उससे ज्यादा हिला डुला जाएगा क्या, नहीं, वो एकदम न्यूट्रल पड़ा रहेगा, उदासीन रहेगा, खा पी के मस्त, ना किसी की सुननी, ना किसी को कुछ कहना, बात खत्म। तो ये क्या होता है, उदासीन होता है। इसका द्रव्यमान सभी अपरमाणु कणों में से सबसे भारी कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया सर। तो इस पे लिख दो कि सबसे भारी परमाणविक कण होता है। ठीक है, और इसकी स्थिति है वो कहां पे, स्थिति कहां है इसकी, इसकी स्थिति कहां है, ये नाभिक में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है। ठीक है, तो प्रोटॉन भी कहां पाया जाएगा, न्यूक्लियस नाभिक में पाया जाएगा। इलेक्ट्रॉन भी कहां पाए, इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाएंगे, नाभिक के चारों तरफ कक्षाओं में पाए जाएंगे। न्यूट्रॉन कहां पाया जाएगा, प्रोटॉन के साथ पाया जाएगा। ठीक है, अब भाई ये मोटा ताजा आदमी है, उदासीन आदमी है, और मोटे आदमी को एक सपोर्ट की जरूरत होती है, और वो सपोर्ट कौन देता है, ये प्रोटॉन देता है। तो अकेला नहीं रहेगा, न्यूट्रॉन सबसे भारी है, इसलिए अकेला नहीं रहेगा। किसको साथ लेके रहेगा, ये प्रोटॉन को साथ लेके रहेगा। और प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव है। भाई पॉजिटिव माइंडसेट वाला बंदा चाहिए, तो पॉजिटिव है, प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव है। दोनों कहां पे है, नाभिक में। एक का आवेश धनावेश है, एक का आवेश उदासीन है। नाभिक में दोनों चीजें हैं, एक धनावेश है, एक उदासीन है। मतलब नाभिक का आवेश ओवरऑल कितना हो गया, धनावेश। इसलिए हम पढ़ते हैं कि नाभिक का आवेश कैसा होता है, नाभिक कैसा होता है, धनावेशित होता है। ठीक है, तो तीनों चीजें हमने पढ़ ली। देखो पीछे चलते हैं एक बार, एक कि परमाणु में 3 अपरमाणु कण होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। ठीक है सर, कोई बात नहीं है। फिर इसके आवेश कितना होता है, इसका आवेश ऋणावेश होता है। ठीक है, आवेश का मान कितना होता है, 1.6025 आगे चलता है तो इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है भैया, माइनस में होता है लेकिन। ठीक, द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। अगर ये याद नहीं रहे तो ये याद रख लेना ग्राम वाला, कि 9.1 इंटू 10⁻28 है ना, 28 किलोग्राम। दोबारा लिख देता हूं, 10⁻28 ग्राम।
जो मैंने अभी डिराइव करके भी दिखा दिया आपको कैसे निकाला जाता है ना। किसी भी का भी निकाल सकते हो, ग्राम से किलोग्राम से ग्राम में निकाल सकते हो, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि जो ये दूसरा परमाणु कण प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी भैया। अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन नहीं मिले तो रदरफोर्ड करके आना है, दोनों आ गए तो गोल्डस्टीन करना है, एक आ गया तो गोल्डस्टीन करना है, अगर गोल्डस्टीन नहीं है तो रदरफोर्ड करना है, ठीक है। हाँ, आवेश इस पे कैसा होता है? इस पे धनावेश होता है। आवेश का मान कितना होता है? प्लस में होता है 1.60 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के आवेश मान का प्रोटॉन के आवेश मान का अगर तुलना करोगे तो दोनों बराबर हैं, लेकिन जो आवेश है वो एक धनावेश है और एक ऋणावेश है, इसलिए ओवरऑल जो परमाणु होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। ओवरऑल जो परमाणु होता है उस पर आवेश कैसा होता है? उदासीन होता है, ठीक है। अब इसका द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान होता है 1.6725 × 10⁻27 किलोग्राम। पूरा भी याद नहीं तो 1.67 याद रख लेना। इसकी स्थिति होती है वो नाभिक में होती है, नाभिक में पाया जाता है, ठीक है। फिर अगला न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज की भैया किसने? जेम्स चैडविक ने की थी। अच्छा, इस पे आवेश कैसा होता है? ये उदासीन होता है। अब उदासीन है तो इस पे आवेश का मान कितना होगा? 0 होगा। इसका द्रव्यमान कितना होता है? 1.6748 × 10⁻27। मैंने 48 और 25 इसलिए लिखा है क्योंकि ये सबसे भारी दिखाने के लिए, आपको समझ में आ जाएगी ये सबसे भारी क्यों है, ठीक है। वरना इसको भी कितना लिखा जाता है? 1.67 ही लिखा जाता है, लगभग इसके बराबर ही लिखा जाता है। इसलिए सबसे भारी परमाणविक कण है ना। सबसे भारी परमाणविक कण कौन सा है? न्यूट्रॉन है। स्थिति इसकी कहां पे होती है? नाभिक में, ठीक है। नाभिक में कौन कौन पाए जाएंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाएंगे तो प्रोटॉन पे आवेश है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे आवेश है उदासीन, तो नाभिक का ओवरऑल आवेश कितना हो जाएगा? धनावेशित। क्या हो जाएगा? धनावेशित। समझ में आया कि नहीं आया भाई? आ गया? चलो आगे थोड़ा सा इसका डायग्राम बना के और समझ लेते हैं कि कैसे क्या पाए जाते हैं, ठीक। अब आता है थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल, इसी का नाम है तरबूज मॉडल, और इसी का नाम है प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमस एटॉमिक मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, ये क्या होता है भैया? ये क्या बताया थॉमस ने? थॉमस ने एक परमाणु समझाया, परमाणु को समझाया कि परमाणु ऐसा होता है। कैसा होता है? बोले भैया आपने तरबूज खाया है? बोले खाया है। बोले कैसा होता है? बोले ऐसा होता है। कैसा? ये। ठीक है, ये क्या आपका तरबूज है। छोटा बना लेंगे इसको, हाँ तरबूज ही बनेगा आज तो। ठीक है, छोटा बना लेते हैं इसको। ये आपका तरबूज है। तरबूज लाल कलर का ही होता है ना, बाहर से ग्रीन होता है, अंदर से तो लाल ही होता है। हाँ, किसी ने हरा तरबूज खाया है क्या, या पीला खाया है? अब बीमारी वाला अलग बात है, बीमारी वाला तरबूज खा सकते हो, पीला आप, इसमें बीमारियां होती हैं। तो ये आपका तरबूज था। उसने बताया कि परमाणु एक तरबूज की तरह ही होता है भाई। उसने क्या बताया? परमाणु एक तरबूज की तरह ही होता है और उस तरबूज के अंदर कुछ बीज धसे होते हैं। उसमें क्या होते हैं? कुछ बीज धसे होते हैं। और वो बीज कैसे होंगे? बोले ऐसे होंगे। और इन बीजों को उसने नाम दिया क्या? इलेक्ट्रॉन। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। ठीक है, तो उसने बताया कि परमाणु होता है, उसका अधिकांश भाग क्या होता है? धनावेशित होता है। ये जो रेड वाला भाग दिखा रहा हूं ना मैं, ये क्या है? पूरा धनावेशित बताया उसने। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज्ड। और जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन, इसको उन्होंने बता दिया ऋणावेशित। ठीक है, हाँ। तो
थॉमसन के परमाणु मॉडल या तरबूज मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल के अनुसार आप 3 बातें लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? थॉमसन ने बताया कि परमाणु एक क्या होता है, तरबूज की तरह होता है, जिसका जो लाल वाला भाग है वो धनावेशित भाग होता है और उसमें जो बीज दशे होते हैं काले कलर के वो ऋणावेशित भाग होता है। और उस ऋणावेशित कणों को या बीजों को क्या बोला था उसने? इलेक्ट्रॉन बोला था। ठीक है, तो अब थॉमसन परमाणु मॉडल में लिखेंगे कि सर थॉमसन ने, लिखो सर थॉमसन ने परमाणु को तरबूज की तरह बताया था। सर थॉमसन ने परमाणु को तरबूज की तरह बताया था। ठीक है, इसलिए इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल कहा जाता है। इसलिए इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल कहा जाता है। ठीक है, फिर अगली पॉइंट में लिखोगे, लिखो कि सर थॉमस ने बताया कि तरबूज का लाल वाला भाग परमाणु के धनावेश को प्रदर्शित करता है। परमाणु के धनावेश को प्रदर्शित करता है। तरबूज का, इसको थॉमसन नहीं थॉमस लिखो भाई, थॉमस लिखो इसको, सॉरी आई एम सॉरी प्लीज, थॉमस। हाँ, मैंने इंग्लिश में तो थॉमस लिख दिया, उसके ऊपर थॉमसन लिख दिया। सर थॉमस ने तरबूज के लाल वाले भाग को क्या बताया था? धनावेशित बताया था, परमाणु का धनावेशित भाग बताया था। नेक्स्ट लाइन में लिखोगे कि सर थॉमस ने तरबूज में धसे हुए काले बीजों को, थॉमस ने तरबूज में धसे हुए काले बीजों को परमाणु का धनावेशित भाग बताया था। परमाणु का धनावेशित भाग बताया था, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा गया, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा गया। ठीक है, अब देखो इसका निष्कर्ष क्या निकला। अगला हेडिंग लगाओगे निष्कर्ष। इससे क्या निष्कर्ष निकलते हैं? इससे निष्कर्ष निकलते हैं अधिकांश भाग क्या है, वो है धनावेशित। अधिकांश भाग क्या है? धनावेशित। पहला पॉइंट तो ये निकला। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। ठीक है, अब ये मॉडल फेल हो गया। क्यों हो गया? बोले ऐसा हो सकता है क्या कि पॉजिटिव में नेगेटिव दस जाए? बोले नहीं हो सकता। फिर बोले बॉन्ड कहां बनेंगे? तो ये दोनों के बीच में बंद को नहीं समझा पाया था, है ना, इसलिए ये क्या हो गया? फेल हो गया मॉडल। फिर नेक्स्ट मॉडल आता है, वो आता है रदरफोर्ड का मॉडल। तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। और इसी का मॉडल देने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब सर ये क्या होता है? देखो रदरफोर्ड की ये तो कुछ समझ में आ गया था कि यहाँ पे धनावेश भी होता है, यहाँ पे ऋणावेश भी होता है, लेकिन थॉमस का मॉडल उसके दिमाग में था कि अधिकांश भाग में धनावेश तो नहीं हो सकता भाई, है ना। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट लिया और एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसने एक धातु का प्रयोग किया और उस धातु का नाम था, वो था स्वर्ण, गोल्ड। कौन सी धातु का प्रयोग हुआ? तो ये इंपॉर्टेंट याद रख लेंगे, धातु कौन सी यूज मिली थी? एयू। एयू का मतलब ए को मतलब गोल्ड, गोल्ड या स्वर्ण पन्नी। किसकी पन्नी, किस धातु की पन्नी का प्रयोग किया था? इसलिए इसका प्रयोग का दूसरा नाम है स्वर्ण पन्नी प्रयोग। गोल्डन फॉइल एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट है? गोल्डन फॉइल एक्सपेरिमेंट।
समझ में आ गई सबको कि रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल को समझाने के लिए एक प्रयोग करता है और उस प्रयोग का नाम है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। उस प्रयोग में वो किस धातु का प्रयोग करता है, ये प्रश्न बनता तो क्या बता दोगे आप? गोल्ड का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? गोल्ड का प्रयोग करता है। अब देखो फिर जो पार्टिकल या कण काम में लिए थे उन कण का नाम आप ध्यान से देख लो, ऊपर ही मिल जाएगा, अल्फा कण। और अल्फा कण क्या होते हैं? धनावेशित कण होते हैं। कैसे कण होते हैं? धनावेशित कण होते हैं। तो आपसे पूछे कि धातु तो कौन से काम में ली? सोना यानी गोल्ड। और कण कौन से काम में लिए? अल्फा कण, जो क्या होते हैं? धनावेशित होते हैं। अरे समझ में आ गया क्या? हीलियम पार्टिकल्स ही तो होते हैं, बिल्कुल यही होते हैं भैया। अब देखो इसने एक्सपेरिमेंट कैसे किया? इसने एक्सपेरिमेंट ऐसे किया, देखो मैं दिखाता हूं आपको। इसने एक पन्नी ली, ठीक है, और ये मान लो आपका कोई सोर्स है, ये आपका सोर्स है, और यहां से अल्फा कण निकल रहे हैं। और यहां पे उसने क्या लगा दिया? एक प्रतिबिंब प्रतिकिरणित लगा दिया, ठीक है। और यहां पे उसने गोल्डन फॉइल रख दी। इस गोल्डन फॉइल को मैं अलग से डिनोट कर देता हूं। ये आपकी गोल्डन फॉइल रख दी यहां पे, ठीक है। और ये जो गोल्डन फॉइल जब आई, जब इस पे टकराता है तो कुछ कण तो क्या हो गए? एकदम सीधे निकल गए। कुछ कण अपने पथ से विचलित हो गए ऐसे, ठीक है। कुछ कण सीधे निकल रहे हैं ऐसे, और कुछ कण अपने पथ से विचलित हो गए। एक कण वो वापस आ जाता है, तब उसका दिमाग खराब हो गया कि और तो सारे कण सीधे निकल रहे हैं, कुछ कण विचलित हो रहे हैं, और एक कण है वो वापस 180 डिग्री पर कैसे आया? 180 वापस हैंड टू हैंड घूम के कैसे आ सकता है? तब उसको थोड़ा ब्रॉड किया एक्सपेरिमेंट को, और उसको ब्रॉड करके और फिर क्या बताया, तो वो अगले डायग्राम पे, अगले पेज पे बनाएंगे हम। यहां से अल्फा कण आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ कण क्या जा रहे हैं? ये मान लो कोई परमाणु है, परमाणु क्या? परमाणु ही है। और इसके अंदर क्या है? ये नाभिक है जिसका धनावेश है। तो कुछ कण तो है वो जा रहे हैं सीधे, बिना अपने पथ से विचलित हुए, ये निकल गए। और कुछ कण है वो अपने पथ से क्या हो गए? विचलित हो गए, ठीक है। एक कण है वो वापस आ जाता है, एक कण है वो वापस आ जाता है अपने पथ पे। एक कण जाता है और वापस अपने पथ पे आ जाता है वो, ठीक है, सेम उसी डायरेक्शन में। तब इसने कुछ क्या दिए? स्टेटमेंट दिए, और वो स्टेटमेंट आप यहां लिखेंगे। तो पहले तो आप ये लिखेंगे प्रयोग। एक्सपेरिमेंट में पहली बात क्या लिखेंगे आप? पहली बात ये लिखेंगे इसने किसका प्रयोग किया था? स्वर्ण पन्नी का प्रयोग किया था। ठीक है। दूसरा लिखेंगे अल्फा कणों की बौछार, अल्फा कणों की बौछार स्वर्ण नाभिक पर करवाई। ठीक है। फिर क्या बोला? स्वर्ण किस पे करवाई? अच्छा, अब बोले, आप दिमाग में आपके ये क्वेश्चन भी आएगा कि भैया इसमें गोल्ड क्यों लिया? देखो गोल्ड ये नहीं कि थोड़ा रुपया वाला था तो उसको अच्छा लगेगा, है ना, फीलिंग गुड, तो हम क्या लेते हैं? महंगी धातु लेते हैं, सोना ही लेते हैं। बोलो नहीं, ऐसी बात नहीं है। सोने के अंदर आघात वर्धनीयता बहुत ज्यादा होती है। सोना और चांदी के अंदर उसकी बहुत पतली परत को बनाया जा सकता है और अन्य धातुओं की तुलना में, ठीक है। तो उसका लेने का एक ही मकसद था कि उसको पतली से पतली पन्नी चाहिए थी, है ना, इसलिए उसने किसको चूज किया? गोल्ड को चूज किया। अब उस पर किसकी बौछार करवा रहा है? अल्फा कणों की। तो उसको प्रयोग में देखने को क्या मिला? तो इसका जो निष्कर्ष है वो क्या निकलता है? इस प्रयोग में लिख दो कि कुछ कण अपने पथ से विचलित हो गए। देखो यहां से ही निष्कर्ष निकलेंगे
चौथा, कुछ कण सीधा निकल गए। और एक कण है वो वापस अपने पथ पे आ जाता है। जिस पथ से वो गया था उसी पथ पे वापस लौट आता है। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब उसने ये निकाला कि भाई कुछ कण वो विचलित हो रहे हैं। मतलब वो कण कैसे थे? पॉजिटिव। सारे कण कैसे थे भाई? अल्फा कण कैसे हैं? पॉजिटिव कण है। कुछ कण पॉजिटिव है, इसका मतलब बीच में ऐसी कोई चीज है जहां से उसको क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, जो उसको दूर भेज रहा है ना। मतलब बीच में कोई धनावेशी चीज ही है। ठीक है, तो वो धनावेशी चीज को नाम देता है नाभिक। क्या नाम देता है? नाभिक। की भी नाभिक के अंदर क्या है? धनावेश है। ठीक है, कुछ कण विचलित हो गए नाभिक से टकरा के, ठीक है, बात है, कोई बात नहीं। कुछ कण सीधे निकल गए। सीधे निकल गए इसका मतलब अधिकांश भाग परमाणु का खोखला है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? देख रहे हो आप, परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खोखला है। तीसरा एक्सपेरिमेंट दिया कि एक कण है, एक कण वो अपने वापस पथ पे आ जाता है। मतलब बीच में कोई प्रबल चीज है जहां पे पूरा द्रव्यमान केंद्रित है और वहां से टकरा के और पूरी तरह प्रबल रूप से प्रतिकर्षित होकर वापस आ जाता है। मतलब परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है और उसका संपूर्ण धनावेश भी उसके किस में होता है? नाभिक में होता है। ये निष्कर्ष किसके थे? रदरफोर्ड के। तो आप निष्कर्ष वाला हेडिंग लगा के लिखोगे। प्रयोग लिख लिया हमने, अब लिखेंगे निष्कर्ष। इसके रिजल्ट्स, रिजल्ट्स में क्या लिखोगे? पहला रिजल्ट्स लिखोगे आप कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। उसने क्या निष्कर्ष दिए? परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। ठीक बात है। दूसरा, उसने दिया कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में होता है। उसके किस में होता है? केंद्र में होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? उसने दो निष्कर्ष तो यही दे दिए। तीसरा उसने दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। कैसी कक्षाओं में? वर्ताकार कक्षाओं में। वर्ताकार कक्षाओं में क्या लगाते हैं? वो चक्कर लगाते हैं। और लगाते भी कैसे हैं? ऐसे लगता है जब परमाणु के नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे को सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हो। कैसा लगता है? जैसे सूर्य के चारों तरफ कौन चक्कर लगाते हो? ग्रह चक्कर लगाते हो। तो इसने अपने मॉडल की तुलना किससे कर दी? सौर मॉडल से। तो इसका तुलना किससे की इसने? सौर मंडल में ग्रहों की गति से कर दी। ठीक है, जैसे सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं वैसे परमाणु के अंदर नाभिक के चारों तरफ कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। पांचवा इसने स्टेटमेंट क्या दिया? अच्छा, कि जो परमाणु का संपूर्ण धनावेश है वो कहां पाया जाएगा? नाभिक में पाया जाता है। ठीक है भाई,
अब ये बात इसने सारी चीजें बता दी, ठीक बात है, कोई बात नहीं। फिर सर ये फेल क्यों हुआ? सर अच्छी बात करते हो, ये भी फेल हो गया, ये भी कोई काम का नहीं है, सर पढ़ा क्यों रहे हो? केमिस्ट्री बेटा ऐसी है, आपको पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे, फिर एक टाइम पे आपको मैं बोलूंगा ये सारी चीजें गलत है। जैसे थॉमस मॉडल पढ़ा हमने, पढ़ दिया, बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत दिमाग लगा के पढ़ा, पहली क्लास है, एकदम एनर्जी के साथ बैठे हो, और आते मैंने बोला कि आज इंपॉर्टेंट क्लास है और आपको थॉमस का मॉडल पढ़ाऊंगा, परमाणु मॉडल पढ़ाया, 20 मिनट का लेक्चर दिया, 20 मिनट आपने पेन रगड़े, आपने दिमाग रगड़ा, आपकी आंखें रगड़ी, आपके हाथ रगड़े, और 20 मिनट बाद में बोलता हूँ ये मॉडल फेल था, गलत था। गाली देने का मन तो खूब करता होगा रे आप, है ना? लेकिन क्या करें, मैंने भी खूब निकाली है अपने टीचरों को। ये अपवाद है ना, ये केमिस्ट्री की चीजें हैं, ये आपको ऐसे ही समझनी पड़ेंगी, ठीक है? जैसे ही थॉमस मॉडल फेल हुआ, रदरफोर्ड मॉडल आया, रदरफोर्ड मॉडल कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इस बेसिस पे वो क्या हो गया, फेल हो गया। क्या नहीं समझा पाया? नील्स बोर भाई साहब आते हैं और वो पूछते हैं रदरफोर्ड से कि रदरफोर्ड बैठ, बोले बैठो, बताओ साहब। बोले बात ऐसी है, अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी क्या? बोलो ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज है जिसकी एनर्जी हमेशा बढ़ती रहे? बोले सर खत्म होगी ना, बिल्कुल होगी। तो फिर अगर खत्म होगी तो बोले ये सर्पिलाकार पथ पे आते 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 नाभिक में क्यों नहीं गिर गए? रदरफोर्ड भाई साहब बोले आई एम सॉरी, मेरा इंटरव्यू अच्छे से चल रहा है, लेकिन सर ये आंसर मेरे को नहीं आता। नील्स बोर बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और बता दे, दूसरा क्वेश्चन बता दे। बोले तू ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है और ये धनावेशित है, तो इनके बीच में कोई बल बल काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, तो फिर ये बाहर क्यों नहीं जाता? ये भी समझ में नहीं आया। या फिर बोले इलेक्ट्रॉन इसको खींच लेगा, भाई इस पे धनावेश है, इसको पकड़ के खींच लेगा ये, तो ये नाभिक में क्यों नहीं करता? बोले आई एम सॉरी सर। बोले सॉरी वोरी तो ठीक है, आज के बाद में दिख मत जाना, बोले है ना, गलत पढ़ा रहा है बोले बच्चों को, आज के बाद दिख मत जा रहा। फिर नील्स बोर भाई साहब आते हैं, उन्होंने समझाया कि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को वर्ताकार कक्षाओं पे क्या करते हैं, बांधे रखते हैं और नाभिक के पास नहीं आने देते, और उनकी ऊर्जा है वो एक स्तर पे कम होती है और एक स्तर पे बनती है। समझ गए? तो वो नील्स बोर ने बताया था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के माध्यम से बताया था। तो रदरफोर्ड की पहली फेलियर तो यही थी कि ये किसको नहीं समझा पाया था, हाइड्रोजन के रे के स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया था, ऊर्जा स्तरों को नहीं समझा पाया था। ठीक बात है कि नहीं? ठीक है सर, कोई बात नहीं, समझ गई, समझ गए। तो पहला इसका जो कमियां थी उसमें लिखोगे, पहली कमी लिखोगे कि रदरफोर्ड परमाणु के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को या रे के स्पेक्ट्रम को समझा नहीं पाया था। रदरफोर्ड परमाणु के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या रे के स्पेक्ट्रम को समझा नहीं पाया था। दूसरा, उसने एक वर्ड यूज में ले लिया था कि ये जो आवेश है, ये जो आवेश है भाई Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, इसके बीच में फोर्स। लेकिन इसने बताया कि जो आवेश है ना, ये गुरुत्वाकर्षण की तरह काम करता है, ठीक है, उसने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और गुरुत्वाकर्षण बल है उसको एक ही बता दिया था। दूसरी कमी ये भी थी, ठीक है। तो उसमें लिखो कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य स्थिर विद्युत बल को समझा नहीं पाया था। रदरफोर्ड नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य के स्थिर विद्युत बल को समझा नहीं पाया था। सही बात है कि नहीं? बोले ठीक बात है सर। अब देखो, फिर इसके बाद में आते हैं नील्स बोर, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा और डिटेल टॉपिक है, अलग टॉपिक है, वो अलग पढ़ेंगे, है ना, आवर्त सारणी के अंदर भी अच्छे से पढ़ेंगे उसको। लेकिन इसके बाद में थोड़ा थोड़ा आइडिया हमें लगने लगा था कि भाई हाँ, नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और अब बात करते हैं परमाणु के द्रव्यमान की। एक हेडिंग लगाएंगे, परमाणु संख्या। एटॉमिक नंबर। परमाणु संख्या क्या होती है? किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है। तो लिखो, किसी परमाणु में
स्थित या उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? परमाणु संख्या। ठीक है, इसे Z द्वारा निरूपित किया जाता है। इसे Z द्वारा निरूपित किया जाता है। किसके द्वारा? Z द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है बात है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है सर। इसके एग्जाम्पल लिखेंगे आप। इसके एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे कार्बन है तो कार्बन में प्रोटॉन की संख्या वो कितनी होती है? 6 होती है। अतः कार्बन की परमाणु संख्या वो कितनी होगी? 6, यानी कि 4 कार्बन Z इक्वल्स टू 6। कार्बन के लिए Z का मान कितना होगा? 6 होगा, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 6, और प्रोटोनों की संख्या ही क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है। बात समझ में आएगी नहीं आई? दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, वो लिखेंगे द्रव्यमान संख्या। एटॉमिक मास या मास नंबर, एटॉमिक मास बोल दो या मास नंबर बोल दो, एक ही बात। क्या होता है? देखो, हमने पढ़ा कि परमाणु संख्या क्या है? प्रोटॉन, और प्रोटॉनों की संख्या क्या है? परमाणु संख्या। यहाँ पे हम पढ़ेंगे नाभिक। नाभिक के द्वारा हमने पढ़ा था कि नाभिक में संपूर्ण द्रव्यमान स्थित होता है। तो द्रव्यमान किस में होगा? संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होगा। और नाभिक में अगर द्रव्यमान है तो नाभिक में कौन कौन सी चीजें होती हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो लिखोगे परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्याओं का कुल योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि नाभिक का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान। और नाभिक में दो ही चीजें होती हैं, कौन कौन सी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन दोनों की संख्याओं को जोड़ दो तो द्रव्यमान संख्या आ जाएगी। वही हमने किया है। तो द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या होती है, वो होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक बात है, इसको आप कर दोगे याद। ठीक, अब देखो इसका एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, इसको किससे डिनोट करते हैं? इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने कार्बन लिया, तो कार्बन होता है ना, कार्बन के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे हमने प्रोटॉन बताया, कार्बन में प्रोटॉन कितने हैं? अभी बताया था कि कार्बन में प्रोटॉन होते हैं 6, और न्यूट्रॉन कितने होंगे? वो भी भैया 6 ही होंगे। तो इसका जो द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या वो कितनी हो जाएगी? 6 + 6 कितनी हो जाएगी? 12। तो कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई? 12। समझ में आई कैसे निकालते हैं? तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है? परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसका एग्जांपल हमने कार्बन को ले लिया। अब देखो, किसी भी परमाणु को प्रदर्शित करने का तरीका, परमाणु को प्रदर्शित करने का तरीका
मान लो कोई परमाणु है, वो है अक्ष, परमाणु अक्ष को प्रदर्शित करना। तो सीधा सा तरीका है, ये आपका परमाणु सिंबल हो गया, ये आपका एटॉमिक नंबर हो गया, यानी परमाणु संख्या हो गई, और ये आपका मास नंबर हो गया। इससे हम किसको प्रदर्शित करते हैं? परमाणु को प्रदर्शित करते हैं, जहां ए क्या है? परमाणु, ए क्या है? द्रव्यमान संख्या, और जेड क्या है? परमाणु संख्या। समझ में आ गई बात? एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, जैसे अभी हमने कार्बन का लिया था, तो कार्बन के लिए क्या होगा? कार्बन के लिए जेड क्या निकाला था हमने? 6, ए क्या निकाला था? 12। तो कार्बन को कैसे डिनोट करेंगे? तो कार्बन को डिनोट करेंगे 6C12 से। ऐसे लिखते आए आज तक, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये आपका था परमाणु का बेसिक्स। अब हम परमाणु के बाहरी कक्षक पढ़ेंगे कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन कौन कौन सी कक्षाओं में होते हैं। कक्षाओं के कोष होते हैं, कोष में क्या होते हैं? उपकोष होते हैं, उपकोष में कक्षक होते हैं जिनको हम क्वांटम नंबर से प्रदर्शित करते हैं। फिर हम क्या पढ़ेंगे? पाउली का अपवर्जन नियम पढ़ेंगे, बेओफ का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, है ना। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करेंगे, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करके चलेंगे। मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।